रो नंबर 1 कर लेते फटाफट से पूरे जोश के साथ। अच्छा देखो, अभी अपन ना थोड़ा प्लीडिंग के जोन में है ना, तो पहले अपन ना ये अपील, रिविजन ये सब पहले कर लेते हैं, फिर अपन डेलीगेशन करेंगे। ये जो इसमें डेलीगेशन नहीं है स्टार्टिंग में, टाइप्स ऑफ डेलीगेशन वगैरह, तो ये अपन पहले अपन अपील और रिविजन और रेफरेंस और ये सब कर लेते हैं, और फिर बाद में अपन ये सब करेंगे डेलीगेशन। चलो सीधे सिविल कोड देखो, सबसे पहले अपन सिविल कोड करेंगे। हाँ यस चलो सबसे पहले सिविल कोड करते हैं। देखो सिविल कोर्ट में अगर अपन जुरिस्डिक्शन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, छोटी छोटी कोर्ट्स होती है, अपन ने देख ही लिया। अब देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह वगैरह जो भी होता है उसमें 3 अलग अलग के हिसाब से केसेस ट्रांसफर किए जाते हैं, 3 बेसिस पर, 3 कैटेगरीज के हिसाब से जो आपके केसेस उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक तो मॉनेटरी लिमिट के हिसाब से केस कौन सी कोर्ट में जाएगा वो डिपेंड करेगा। उसके बाद जुरिस्डिक्शन, अरे भाई इंदौर का अगर केस है तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा ना, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो टेरिटरी, अच्छा टेरिटरी डिपेंड करती है कि वो इवेंट कहां पर हुआ, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी का लफड़ा है तो प्रॉपर्टी कहां पर है, अगर प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है तो फिर अपन देखते हैं कि प्लेंटिफ कहां पर है। आ रही बात समझ में? तो फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज सब्जेक्ट मैटर, तो सबसे पहले तो अपन टेरिटरी देख रहे, उसके बाद अपन मेन देखते हैं सब्जेक्ट मैटर कहां पर है। तो सबसे पहले, अब मैं ना इसको उल्टे सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सब्जेक्ट मैटर कहां पर है, उसके हिसाब से अपन टेरिटोरियल देखते हैं कि भाई इनके पास इस सब्जेक्ट मैटर की टेरिटरी है कि नहीं, इनके पास इस सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी इंदौर में है तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इंदौर की प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन है या नहीं। आ रही बात समझ में? उसके बाद टेरिटरी के बाद अब जितनी वैल्यू का केस है वो देखेंगे कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उतनी वैल्यू का केस ले सकता है कि नहीं। समझ में आया? अपन नीचे से ऊपर चलेंगे, ओके। उसके बाद दूसरी चीज जो सिविल कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इन केस आपने केस फाइल किया या आपने अपील फाइल की, थोड़ा बहुत डिले हो गया और आपने रीजंस दिए कि क्यों डिले हुआ है, तो फिर कोर्ट जो है वो डिले के ग्राउंड्स पर आपका केस रिजेक्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर आपका केस जेन्युइन है ना तो फिर जस्ट बिकॉज छोटा मोटा डिले हुआ है तो कोर्ट जो है वो ग्राउंड्स ऑफ डिले पे केस को रिजेक्ट नहीं कर सकती। तीसरा जो चीज जो हमें सिविल केसेस में पढ़ना है वो क्या है, रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा क्या बोलता है कि अगर कोई केस है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, या तो एक्सेप्ट हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है, तो अब आप सेम फैक्ट्स पर सेम पार्टीज के साथ बिना कुछ नया लाए आप सेम केस को वापस नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। सो वंस द केस इज डिसाइडेड या फिर वंस द केस इज रिजेक्टेड, इट्स डन। जब तक आपके पास कुछ नया नहीं आया है आप वापस उसको फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली in the former suit between the same parties, between the same litigation, same title, सब कुछ सेम है तो वापस से वो केस फाइल नहीं किया जाएगा, ओके। दूसरा, the matter is the court competent to try such subsequent suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided, ठीक है। तो अगर आपका केस एक बार रिजेक्ट हो गया, सेकेंड टाइम एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद आपका केस डिसाइड हो गया है, ठीक है। पहला जो केस किसका है, रिजेक्शन का है, दूसरा केस डिसीजन का है। कि पहले वाले में अगर आपका सेम चीजों को लेके केस रिजेक्ट हो गया तो वापस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और दूसरा सेम चीजों को लेकर एक बार डिसाइड हो चुका है, डिसीजन आ चुका है, तो वापस से सेम केस को लेकर कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो इफ अ केस हैज बीन डिसाइडेड और केस हैज बीन रिजेक्टेड and the parties are same, the litigation is same, the cause of action is same, the grounds are same, money involved is same, everything is same, then the case would not be taken by the court again. That is principle of res judicata. Clear है सबको? बहुत अच्छे से? Yes. ये important है, ये important है, important mark कर लो इसको। When does the court has power to reject the plaint? प्लेंट को कोर्ट कब रिजेक्ट करेगी, ठीक है। सबसे पहले अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, जो रिलीफ आपने क्लेम किया है उसके हिसाब से आपने कोर्ट फीस पे नहीं की है, ठीक है। जैसे अपना कोई अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन होता है उसके हिसाब से अपन स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, तो रिलीफ का जो क्लेम होता है उस हिसाब से आप कोर्ट फीस पे करते हो, वेरी सिंपल। तो कोर्ट फीस अगर आपने कम पे किए तो केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद वही कोर्ट फीस अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कम पे किए या फिर सूट जो है वो लिमिटेशन लॉ के हिसाब से बार्ड है। सो दीज आर द मेन रीजंस व्हाई why the court has the power to reject any plaint. तो ये grounds है, क्लियर है बहुत अच्छे से? यस
चलो उसके बाद समन्स। समन्स क्या होता है? समन्स का मतलब होता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो कभी भी आपको नोटिस देकर बुला सकती है। जब कभी भी कोई प्लेंट कोर्ट में फाइल की जाती है तो कोर्ट समन्स इशू करती है किसको? डिफेंडेंट को। समझो बात को। जब भी तुमने अगर मूवीज में देखा, और मूवीज में क्या बोलते हैं? कोर्ट से लीगल नोटिस आया है। तो कोर्ट से लीगल नोटिस आया का मतलब क्या? इसका मतलब कोई दूसरी पार्टी बैठी है जो कोर्ट में प्लेंट फाइल कर चुकी है, तो तुम्हें कोर्ट से समन्स आए हैं। So summons is nothing but that you're supposed to be present in the court, or you're supposed to file a written statement in the court within a particular period of time. So that is summons. उसके बाद appearance of parties. अब देखो summons issue हो गए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आ सकते हैं केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडीज बहुत आती, बहुत 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 आती, ध्यान से सुनना। इफ द डिफेंडेंट इज एब्सेंट, अपियर होना था बट डिफेंडेंट इज एब्सेंट, कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे, है ना, कोर्ट एक्स पार्टे डिसीजन दे सकती है। एक्स पार्टे का मतलब समझो, एक्स पार्टे का मतलब ये नहीं होता है कि प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन जाएगा। एक्स पार्टे का मतलब होता है कि सिर्फ प्लेंटिफ की बातें सुनकर डिसीजन दिया जाएगा, दैट इज एक्स पार्टे। सो नेवर एक्सप्लेन एक्स पार्टे मीन्स कि डिफेंडेंट मैम अगर डिफेंडेंट एब्सेंट रहा तो प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन आ जाएगा, दैट इज एक्स पार्टे। नहीं, एक्स पार्टे मीन्स अगर डिफेंडेंट एब्सेंट था तो कोर्ट सिर्फ प्लेंटिफ के विटनेसेस, स्टेटमेंट्स और प्लीडिंग्स के बेसिस पर डिसीजन सुनाएगा, सिर्फ एक पार्टी के बेसिस पर डिसीजन सुनाएगा, दैट इज एक्स पार्टे। एक्स पार्टे डिसीजन डिफेंडेंट के फेवर में भी हो सकता है अगर कोर्ट को सही लग रहा है तो, जिसके चांसेस बहुत रेयर है बट ऐसा हो सकता है। ओके, सो नेवर गेट कंफ्यूज विद एक्स पार्टी के। एक्स पार्टी मतलब कि उस पार्टी के फेवर में हो गया जो आया। ठीक है, उसके बाद when neither the plaintiff nor the defendant appears the court will dismiss the suit। अच्छा, अब यहाँ पर प्लीडिंग डिसमिस नहीं होगी, पूरा का पूरा सूट, पूरा का पूरा केस ही डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफेंडेंट अपेयर हुआ और प्लेंटिफ नहीं हुआ अब ध्यान से सुनना, डिफेंडेंट अपियर्स, plaintiff does not appear, defendant does not admit plaintiff's claim wholly, the court shall dismiss the suit। अब समझो, अगर प्लेंटिफ नहीं आया, जिसको चुल थी केस फाइल करने की, जिसको स्यू करने की चुल थी, वो तो आया नहीं, है ना, अब वो आया ही नहीं, और डिफेंडेंट आ गया, बट डिफेंडेंट ने बोला मैं मानता ही नहीं हूं, आई एम डिनाइंग एवरी क्लेम। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला पर प्लेंटिफ तो आया ही नहीं है, तू भी क्लेम को डिनाई कर, चलो केस डिसमिस्ड। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। इफ डिफेंडेंट अपियर्स, डिफेंडेंट आया, प्लेंटिफ अभी भी नहीं आया, बट डिफेंडेंट ने थोड़े बहुत क्लेम्स को एडमिट कर लिया, क्योंकि एडमिट तो रिटन स्टेटमेंट में कर रहा है ना। अपियरेंस में डिफेंडेंट को क्या पता है कि प्लेंटिफ आएगा ही नहीं आएगा। डिफेंडेंट ने जब रिटन स्टेटमेंट फाइल किया तब तो घर बैठ के फाइल किया, घर बैठ के लिखा उसने रिटन स्टेटमेंट। अब जब अपियरेंस की बात है, ट्रायल की बात है, प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया, डिफेंडेंट ने एक दो क्लेम एक्सेप्ट कर लिए, तो कोर्ट केस को डिसमिस नहीं करेगा, कोर्ट केस को आगे बढ़ाएगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का, बहुत अच्छे से। प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया, कोर्ट एक्स पार्टी डिसीजन देगा, दोनों ही नहीं आया, केस डिसमिस हो गया। प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट ने क्लेम भी एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट केस डिसमिस कर देगा। प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट ने थोड़े बहुत क्लेम्स को एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट केस के साथ आगे बढ़ेगा। क्लियर है? यस। एडजॉर्नमेंट्स कोर्ट के पास है, कोर्ट के पास राइट है, और पार्टीज के पास भी राइट है कि वो कोर्ट का एडजॉर्नमेंट मांग सकती है कि भाई हमें एक फर्दर डेट चाहिए, सो दैट हम और विटनेसेस ला सके, एविडेंसेस ला सकें, और अपनी आर्ग्यूमेंट्स, दलीलें तैयार कर सकें। तो आप कोर्ट से एक फर्दर डेट मांग सकते हो, फिर कोर्ट जो है वो फर्दर डेट डिक्लेयर करता है। अच्छा, कोर्ट जो है वो बिना कोई डेट डिक्लेयर करे भी एडजर्न कर सकता है, और इसके बाद फर्दर डेट आपको कोर्ट से अलग से लेनी पड़ती है। ठीक है, एक्स पार्टी डिक्री, ये वही वाली चीज बार बार वापस की गई है। ठीक है, तो आई एम नॉट, देखो वही बात है, डज नॉट अपियर, ठीक है, तो वही बातें वापस की है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। ठीक है, एक्स पार्टी डिक्री। उसके बाद इफ एन एक्स पार्टी डिक्री इज पास एंड डिफेंडेंट सैटिस्फाइड, ठीक है, डिफेंडेंट सैटिस्फाइड द कोर्ट, सैटिस्फाइज द कोर्ट कि भाई मैं इस रीजन के कारण नहीं आ पाया, या मुझे रोका गया आने से, या कोई भी रीजन के कारण अगर डिफेंडेंट प्रूफ कर दे कि वो जेन्युइनली नहीं आ पाया कोर्ट में, तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी को सेटिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया, तो कोर्ट ने एक्स पार्टी दे दिया। अगर डिफेंडेंट ने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि सर प्लीज मान जाइए सर, मैं इसलिए नहीं आ पाया, उसने नहीं आ पाया, ये हुआ वो हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे रोका गया, वट एवर रीजन, तो कोर्ट कैन सेट असाइड द एक्स पार्टी।
ठीक है। तो एक्स पार्टी को सेट असाइड करने के लिए 3 ऑप्शंस है डिफेंडेंट के पास। क्या है? प्रेफर अपील अगेंस्ट द डिक्री, डिक्री के अगेंस्ट वो अपील प्रेफर कर सकता है। उसके बाद रिव्यू के लिए सेम कोर्ट में सेम लेवल ऑफ कोर्ट है उसी में रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर एक्स पार्टी को सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। सो दीज आर द 3 मेन राइट्स दैट द डिफेंडेंट हैज टू सेट असाइड द एक्स पार्टी। ठीक है, ओके। इंटरलॉकेटरी प्रोसीडिंग मतलब क्या? इंटरवीनिंग मैटर, कोई बीच का मैटर उसको सॉर्ट करना है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आए, तो आप उसके लिए बीच में इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल बीच में जब तक केस फाइनल डिसाइड नहीं होता तब तक मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो डिफेंडेंट है वो मेरे घर के आसपास भी भटके, तो मैं एक इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन लगा दूंगी स्टे ऑर्डर के लिए कि भाई ये मेरे आसपास, ये मेरे इर्द गिर्द भी नहीं भटकना चाहिए। तो वो क्या हो गया? इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन। रिटन स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता है। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट में सारे वो फैक्ट्स आएंगे जो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो या प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, एफिडेविट में सब कुछ सही होना चाहिए। एफिडेविट एक्ट्स एज एन एविडेंस। ठीक है, आपको उसमें जो भी और एडिशंस करने हैं आप वो कर सकते हो। और एफिडेविट में ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखनी चाहिए जो बाद में डिस्प्यूट क्रिएट करे। सो डू नॉट राइट एनीथिंग, डू नॉट लाई इन योर एफिडेविट। ओके, यस। फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कोर्ट के पास पावर होती है कॉस्ट अवॉर्ड करने। कॉस्ट का मतलब क्या? कि भाई अगर मेरे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो केस तो मेरे फेवर में जीतूंगी, साथ में मैंने जो लीगल खर्चा किया इस केस को लड़ने का वो भी मुझे रीइंबर्स करवाया जाएगा सामने वाली पार्टी से। बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो। ठीक है, सो इफ ऑन एनी डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग अ पार्टी टू द सूट fails to take step or obtain adjournment for producing evidence, the court may also award cost for causing delay. ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर बाय चांस मैंने एडजर्नमेंट लिया पर मैं कुछ नया नहीं कर पाई, है ना, तो कोर्ट क्या बोलेगा? तुमने वक्त बर्बाद किया कोर्ट का और तुम कुछ नया भी नहीं कर पाए, तुम वो पुराने आर्गुमेंट पे लड़ रहे हो, तो कोर्ट क्या करेगी? मुझ पे और कॉस्ट लगा भी सकती है। कुछ भी कोर्ट का मैंने वक्त बर्बाद किया, कोर्ट को मैंने इंसल्ट किया, जज से ऊंची आवाज में बात की, डिसरिस्पेक्टफुली बात की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे क्या लग सकती है? कॉस्ट लग सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आपको पता ही होगा, है ना। झूठे इल्जाम जो आजकल लगते हैं ना, झूठे इल्जाम लगा दिए, फॉल्स एलिगेशंस, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप पर केस लग सकता है। दिस इज व्हाट मेरी जान सिविल केस। सिविल सबको क्लियर है अभी? हाँ, समन्स, एक्स पार्टे, ठीक है, उसके बाद आपके रिटन स्टेटमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट, एडजर्नमेंट्स, रेस जुडिकेटा, प्लेंट क्या होता है, जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर है बहुत अच्छे से। चलो अब आता है टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल क्या होता है? ये आएंगे, हाँ ये आएंगे, ये वाला भी आएगा। टाइप्स ऑफ 2 टाइप के क्रिमिनल केसेस होते हैं, एक होता है वारंट केस और एक होता है समन केस। ठीक है, वारंट केस क्या होता है? जिसका या तो डेथ मतलब इम्प्रिजनमेंट, या तो उसकी मतलब फांसी की सजा, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर 2 साल से ज्यादा की जो इम्प्रिजनमेंट वाली होती है ना, वारंट केस। मतलब वारंट केस बड़ा केस होता है जिसमें आपको 2 साल से ज्यादा की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ, ये वाले जो केस होते हैं, ये वाली जो सजा होती है वो वारंट केस होती है। जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन बेलेबल मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इसमें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती है और इन केसेस में पुलिस को एफआईआर फाइल की जाती है। नाउ यू जस्ट हैव टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। हमने क्या पढ़ा था? एफआईआर कब फाइल की जाती है? जब ऑफेंस नॉन बेलेबल हो। नॉन बेलेबल मतलब जिसमें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं, जहां मिला कॉलर पकड़ के सीधे अंदर डाल दिया। ठीक है, मतलब कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, उल्टा चलते दोनों। ठीक है, जो नॉन कॉग्निजेबल होगा वो बेलेबल होगा, जो कॉग्निजेबल होता है वो नॉन बेलेबल होता है। अब ये इतने बड़े बड़ी सजा है कि इन पे इम्प्रिजनमेंट भी ज्यादा लगता है, मतलब वारंट केस हो गया, मतलब इस पर एफआईआर फाइल की जाएगी। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। बढ़ेंगे आगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एफआईआर फाइल करने की जगह कभी कभी आप मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट फाइल कर देते हो बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। देन उसमें कोई गलती नहीं है, मजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा? क्योंकि मजिस्ट्रेट को तो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, तो मजिस्ट्रेट फिर वो केस जो है वो पुलिस को ट्रांसफर कर देगा कि भाई देखो हमारे पास नॉन बेलेबल ऑफेंस की कंप्लेंट आई है, चूंकि हमारा एरेना नहीं है, हमारा स्कोप नहीं है, तो आप इसको देख लो। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वारंट केसेस आर व्हाट? पहली बात तो चार्जेस प्रेजेंट होने चाहिए वारंट केस में, है ना, चार्जेस मेंशन होने चाहिए कि गलती हुई क्या।
पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड इज मैंडेटरी। हमने सुना है ना, ये मूवीज में देखा है ना कि आपको कोर्ट में जब भी वो अक्यूज पकड़ाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया, चाकू घुसा दिया पेट में, ठीक है, नाउ पकड़ा है वो, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट के सामने खड़ा करना पड़ेगा। पढ़ा है ना हमने, दैट इज व्हाट पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड इज मैंडेटरी। ओके, वारंट केस कभी भी समन्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वारंट बड़ा केस है, वो समन्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और उसके बाद अक्यूज्ड को जो विटनेस है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, और अक्यूज्ड भी सामने वाले को एग्जामिन कर सकता है अपने आप को बचने के लिए, ठीक है। समन्स केस कौन से होते हैं? जो 2 साल से जिनकी कम होती है सजा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या होता है, इसमें नॉर्मल होता है, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। अक्यूज्ड को एकदम पर्सनली प्रेजेंट होना भी जरूरी नहीं है, आपको बस एक कोर्ट के सामने एक स्टेटमेंट देना होता है कि भाई क्या उसने गलतियां किया है, क्या गलतियां की है, और उसको इतनी सजा क्यों मिलनी चाहिए। अच्छा, समन्स में एक छोटे से होते हैं समरी ट्रायल्स। समरी ट्रायल्स उन केसेस के होते हैं जिनकी सजा अप टू 6 मंथ्स होती है। तो अप टू 6 मंथ्स वाले जो केसेस होते हैं ना, उनको अपन समरी केसेस या समरी ट्रायल्स भी बोलते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर समन्स केसेस लड़ते लड़ते करते करते पता चला अरे ये तो बड़ा केस है, बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, इसको तो 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वारंट में। क्लियर है? बहुत अच्छे से, यस, डन। बढ़ेंगे आगे, चलो। अब आता है रेफरेंस एंड रिविजन अंडर सीआरपीसी, ठीक है। कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट टू मेक रेफरेंस टू हाई कोर्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। तो एक लोअर कोर्ट है, वो खुद से अपने आप सुओ मोटो अपनी इच्छा से रेफर कर रही है केस हाई कोर्ट को, ठीक है। क्यों कर रही है? क्योंकि द केस पेंडिंग बिफोर इट मतलब जो लोअर कोर्ट के सामने केस है, देखो 2 घंटे बोल लिया तो गला गया। यस 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 यस। अब देखो, जो लोअर कोर्ट के सामने जो केस है, अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये तो लॉ ही गलत बना हुआ है, या कोई टेम्पररी पीरियड के लिए जो ऑर्डिनेंस आता है ना यही गलत है, तो अगर उसको लेके अगर कुछ क्वेश्चन है ना लोअर कोर्ट को, तो केस को रेफर कर देगा किसे? हायर कोर्ट को, ठीक है। मतलब उसको लगता है कि यार लोअर कोर्ट को लग रहा है कि यार ये जो लॉ है ना यही वैलिड नहीं है, ठीक है। दूसरा, उनको लग रहा है, लोअर कोर्ट को लग रहा है कि जो ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन है वो इनवैलिड है, मतलब लोग बात कर रहे हैं कि वो इनवैलिड है, बट अभी तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया है। तो लोअर कोर्ट बोल रही सर एक बार आप देख लो कि इनवैलिड डिक्लेयर करना है क्या इसको। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये जो इस तरह के जजमेंट्स हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉमन लॉ, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है, वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकता है। तो लोअर कोर्ट क्या करेगा? उस केस को हाई कोर्ट को रेफर कर देगा कि आप देख लो, और अगर आपको इनवैलिड डिक्लेयर करना है तो कर दो उस लॉ को। या फिर एक और चीज, व्हेन मेकिंग अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट द कोर्ट शैल रेफर द केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन रीजंस फॉर मेकिंग इट अ रेफरेंस। वो रेफर क्यों कर रहा है वो अपनी रीजन जरूर देगा कि भाई मेरा ये ओपिनियन है, दिस इज व्हाई आई एम रेफरिंग द केस टू यू। क्लियर है? अच्छा, वो अपने ओपिनियंस भी देगा कि मेरे हिसाब से ये लॉ इनवैलिड है, मेरे हिसाब से लॉ वैलिड है, अब आप देख लो। तो ये होगा रीजंस फॉर रेफरेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिविजन। सेक्शन 397 के हिसाब से हाई कोर्ट, रिविजन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाई कोर्ट और सेशंस के पास भी रिविजन की पावर है। ये चीज जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है कि सीआरपीसी के अंडर, जैसे सीपीसी के अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, सेम लेवल में सीआरपीसी के अंडर सेशंस कोर्ट होती है। हमने अभी तक इसे देखा है कि हाई कोर्ट के पास ही रिविजनरी पावर्स है, जो हमने यूनिट नंबर 9 में पढ़ा है, बट यूनिट नंबर 1 में ये क्लैरिफाई किया गया है कि हाँ भाई हाई कोर्ट के पास रिविजनरी पावर्स है, सेशंस कोर्ट के पास भी रिविजनरी पावर्स है। थोड़ा जुरिस्डिक्शन कम है पर है जरूर। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस, ठीक है। सो लेकिन रिविजन का मतलब क्या कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि लोअर कोर्ट ने डिसीजन सुना है, अब आप अग्रीव्ड हो, से क्रिमिनल केस के लिए, ठीक है, लोअर कोर्ट ने डिसीजन सुना है, आप अग्रीव्ड हो, तो आपने क्या बोला कि यार मैं तो अपील फाइल करना चाहता हूं। अब मैंने देखा मेरे पास तो राइट टू अपील ही नहीं है,
क्यों नहीं है मैम? क्योंकि अपील इज राइट टू अपील इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। अब मेरे पुराने रिकॉर्ड्स या मेरी जो भी हरकतें हैं उसके अंदर मुझसे राइट टू अपील छीन लिया गया है, तो अब मैं क्या करूंगी? अभी भी मैं लोअर कोर्ट के डिसीजन से अपने क्रिमिनल केस में अग्रीव्ड हूं, सो देन आई कैन फाइल फॉर रिविजन, आई कैन अप्लाई फॉर रिविजन ईदर इन सेशंस कोर्ट और इन हाई कोर्ट। बस एक ही रिविजन अलाउड होता है, ऐसे नहीं एक बार रिविजन से अग्री हो गया फिर से एक और रिविजन, नहीं, एक ही बार रिविजन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और हाई कोर्ट में जाने के लिए मुझे सेशंस कोर्ट के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। रिवीजन के लिए मेरे सामने रिवीजन के लिए दोनों बराबर है, या तो मैं सेशंस कोर्ट में चले जाऊं या हाई कोर्ट में, डजंट मैटर, लेकिन सिर्फ एक बार। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या बोला है? A person can directly move a revision application to high court without approaching sessions court. बट एक बार अगर आपने सेशंस में अप्लाई कर दिया रिविजन के लिए और उन्होंने डिसीजन सुना दिया, वो फाइनल है, अब आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? नो रिविजन में राइट टू अपील एग्जिस्ट, ये तो समझ ही लेना। एक बार अगर आपके अपील का राइट है तो आप रिविजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। रिविजन सिर्फ उसी ऑर्डर के लिए अप्लाई किया जा सकता है जहां पर राइट टू अपील आपके पास नहीं है। क्लियर है? बहुत अच्छे से, वेरी सिंपल। अगर अपन रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू क्या बोलता है? रिव्यू समथिंग जब हम सेम कोर्ट में अप्लाई करते हैं रिव्यू के लिए। अब देखो, अगर पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड, अगर एक पर्सन अपना अगर दुखी किस बात से, बाय डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड। मतलब रिव्यू आप तब भी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास राइट टू अपील है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रिवीजन आप तब फाइल कर सकते हो अगर राइट टू अपील नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपील और रिवीजन दोनों हायर कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन रिव्यू तो आप सेम कोर्ट में जाते हो, सेम कोर्ट को बोलते हो कि सर आपका डिसीजन ठीक नहीं है, आप ही चेक कर लो। तो रिव्यू आप तब फाइल कर पाओगे जब आपके राइट टू अपील था, फिर भी आपने नहीं किया, तो आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद राइट टू अपील था ही नहीं तो भी आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रिव्यू के लिए नहीं केस अप्लाई कर सकते हो, राइट टू अपील है या नहीं है। ओके, or by a decision from a small cause court you can apply a review to the court which pass a decree and the court may make such order as it thinks fit। तो भाई कोई भी कोर्ट है, नॉट जस्ट स्मॉल कॉज, कोई भी कोर्ट है, उन्होंने अगर छोटा मोटा कोई डिसीजन में गड़बड़ की और आप चाहते हो कि नहीं यार उनको ये डिसीजन अपना रिवाइज करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? उन्हीं के डिसीजन को रिव्यू करने के लिए उन्हीं को बोल सकते हो। ठीक है, सो व्हेनेवर यू फाइंड इट राइट आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अपील, राइट टू अपील है, अपील नहीं फाइल किए तो रिव्यू फाइल कर पाओगे, अपील फाइल कर दी तो रिव्यू के लिए फाइल नहीं कर पाओगे। राइट टू अपील नहीं है तो भी रिव्यू के लिए फाइल कर पाओगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। रिव्यू के लिए 3 चीजें लेकिन जरूरी है, मतलब ऐसे नहीं कि मन किया रिव्यू फाइल कर दिया, ये 3 चीज जरूरी है। सबसे पहला, आपको कोई नया इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है, डिसीजन सुना दिया, अब आपको कोई नया इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है, या फिर आपको लग रहा है कि जो कोर्ट है, जो जजेस हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स ही प्रॉपरली चेक नहीं किए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक नहीं किए, या फिर आपको कोई भी और सफिशिएंट रीजन लगता है कि नहीं यार कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। बढ़ेंगे आगे। ओके, नाउ रूल्स ऑफ रिव्यू अंडर सीपीसी। अब सीपीसी में रूल्स के क्या रिव्यू देखना। ठीक है, अपन ने अभी सीआरपीसी का देख लिया, अब सीपीसी का देखो ध्यान से। सबसे पहला रूल 1, रिव्यू प्रोसीडिंग्स आर नॉट बाय वे ऑफ एन अपील एंड हैव टू बी स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द स्कोप। ठीक है, रिव्यू का मतलब अपील नहीं है। रिव्यू आप सेम कोर्ट में अप्लाई कर रहे हो, अपील को बिल्कुल जीरो से चेक किया जाता है, मतलब अपील का जो केस होता है ना बिल्कुल जीरो से लिया जाता है। ओके, बट रिव्यू में नहीं है, रिव्यू में बहुत ही ऊपर ऊपर से चीज चेक की जाती है। तो अपील का स्कोप बहुत बड़ा होता है, रिव्यू का स्कोप बहुत छोटा होता है। आ रही बात समझ में? तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अरे मच्छर आ रहे हैं भाई, इस घर में क्या हो रहा है? ठीक है, उसके बाद रूल 4, नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू हाउएवर विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी। वेरी सिंपल है ना। तो आप रिव्यू के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो रिव्यू की एप्लीकेशन तब तक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी तब तक जब तक सामने वाली पार्टी को आपने इन्फॉर्म नहीं किया हो गया। रूल 6, वेयर द एप्लीकेशन इज हर्ड बाय मोर देन 1 जज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने रिव्यू के लिए अप्लाई किया, उन्होंने रिव्यू की एप्लीकेशन सुन ली और जो जज का पैनल है वो इक्वली डिवाइड हो गया है, वो इक्वली डिवाइड हो गया, 6 जजेस का पैनल है और 3 लोग बोल रहे हैं
कि डिसीजन बदलना चाहिए और 3 लोग बोल रहे कि नहीं, जो डिसीजन पहले सुनाया था वही रहना चाहिए, तो रिव्यू ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिव्यू ही मेरी जान रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी किसी चीज के फेवर में बोलती है तो वो डिसीजन लिया जाएगा, बट अगर कोर्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगी तो रिव्यू की एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद अब समझना, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल नॉट बी अपीलेबल, बट एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन में बी ऑब्जेक्टेड टू at once by an appeal from order granting the application or in any appeal। अब देखो ध्यान से समझना, जो डिसीजन सुनाया कोर्ट ने, मैं उससे तो अपील फाइल कर सकती हूँ अगर मेरे पास राइट टू अपील है तो, है ना? पर मैंने वो चूज नहीं किया, मैंने सोचा नहीं यार मैं तो रिव्यू फाइल करूंगी, तो मैंने रिव्यू फाइल किया। अब उन्होंने रिव्यू रिजेक्ट कर दिया, तो ये जो डिसीजन है दैट माय रिव्यू एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, दिस डिसीजन इज नॉन अपीलेबल। ओके, जो डिसीजन उन्होंने सुनाया है कि ये जो रिव्यू होता है वो रिजेक्ट होता है, ये डिसीजन नॉन अपीलेबल है। आप ओरिजिनल डिसीजन के लिए अपील फाइल कर सकते हो इफ यू हैव द राइट टू अपील। अगर राइट टू अपील नहीं है तो भी रिवीजन तो फाइल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन रिव्यू रिजेक्ट हो गया, ये डिसीजन इज नॉन अपीलेबल। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, नो एप्लीकेशन टू रिव्यू मेड ऑन एन ऑर्डर मेड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और डिक्री पास और मेड ऑन अ रिव्यू शैल बी एंटरटेन। मतलब वेरी सिंपल, अगर कोई रिव्यू की एप्लीकेशन आ चुकी है और उन्होंने डिसीजन सुना दिया, अब एक बार रिव्यू हो चुका है ना आपका, अब वापस सेकंड रिव्यू नहीं हो सकता। तो जैसे सेकंड रिवीजन अलाउड नहीं है, वैसे सेकंड रिव्यू भी अलाउड नहीं है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। कोई भी डाउट, समस्या, आपत्ति? यस, अरे बोलो है ना, डन है क्या, पक्का है क्या? यस, चलो बहुत ही बढ़िया। एक छोटा सा 2-5 मिनट का वाक्य, इसको खत्म करते हैं। लेजिस्लेचर, ये जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक है लेजिस्लेचर के बारे में, पावर ऑफ डेलीगेशन की बात की जा रही है। देखो तुमको तो ये पता ही है कि अपने जैसे लेजिस्लेचर जो अपने लॉ बनते हैं वो 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बन रहे हैं, ठीक है? बिल पास होता है दोनों हाउसेज से, उसके बाद प्रेसिडेंट उसका अप्रूवल देते हैं, देन बिल बिकम्स एन एक्ट। ये तो तुम लोगों को पता है, राइट? नाउ लेजिस्लेचर सारा काम लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे अपने देखा है कि नए नए फॉर्म्स आते हैं, है ना? जैसे अभी तुमको पता है ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए एमजीटी 7A आ चुका है। जैसे एमजीटी 7 इज अ फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर ऑल द अदर कंपनीज, फॉर ओपीसी इन स्मॉल कंपनी नाउ एमजीटी 7A आ चुका है, करेक्ट है? तो ये जो फॉर्म आया है, तुम्हें क्या लग रहा है उसके लिए पार्लियामेंट बैठी होगी? नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने ये पावर डेलीगेट कर रखी है एमसीए को, और एमसीए केम अप विद, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो एमसीए की ऑथोरिटी के अंडर आता है, करेक्ट है? तो ये जो नोटिफिकेशन आया है एमसीए का, ये एमसीए को पावर डेलीगेट की गई है, पूरा पार्लियामेंट नहीं बैठ रहा है इसके लिए। ये कोई लेजिस्लेचर डिसीजन नहीं है कि ओपीसी जो है वो एमजीटी 7 फाइल करेगी। सो पावर इज बीइंग डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूशनरी बॉडी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, अब देखो 3 तरह की होती है। एक तो होती है जुडिशरी बॉडी। जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी मीन्स कोर्ट्स, ठीक है? कोर्ट्स कौन से डिसीजन लेती है? जो डिस्प्यूटेड होते हैं, जिसमें लॉ की वैलिडिटी पे क्वेश्चन में होती है, ठीक है? उसके बाद एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव और एक होती है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव कौन सी होती है? जो लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है? जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी होती है? जो उस लॉ को बनाए कि नहीं उसको चेक करती है। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। जैसे कि जीएसटी है, तो जीएसटी एक्ट कहां पास हुआ? पूरा जीएसटी एक्ट कहां पास हुआ? लेजिस्लेचर में, ठीक है? लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जीएसटी फॉर्म्स बनाए अलग अलग, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो आपका असेसमेंट करते हैं, वो चेक करते हैं आपने जीएसटी पूरा भरा कि नहीं, करेक्ट है? तो ये जो पावर्स नीचे नीचे बांटी जा रही है उसको अपन बोलते हैं क्या? डेलीगेशन। और लेजिस्लेचर के पास पावर है डेलीगेट करने का। ओके, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है मेरी जान? डेलीगेट करने का। ना सो द पावर टू The power of legislature to delegate is not prohibited by the constitution, लेकिन इस पे थोड़ी limitations है, ठीक है? क्या limitation? मतलब prohibited नहीं, constitution ने power दी है, और इस पे क्या limitation है? आप पूरी की पूरा लॉ बनाने के लिए पावर डेलीगेट नहीं कर सकते हो कि भाई पता चला कि लेजिस्लेचर ने, जो हमारी पार्लियामेंट है, उन्होंने आरओसी मुंबई को बोल दिया कि ठीक है तू कंपनीज एक्ट नया बना दे। इमेजिन करो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू कैन नॉट ले डाउन द पॉलिसी एट ऑल। ओके,
उसके बाद जो लेजिस्लेचर ने पॉलिसी बनाई है आप उसको वेग डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। कौन? डेलीगेटी, ठीक है, लाइक आरओसी। तो आरओसी कैन नॉट डिक्लेयर अ पॉलिसी वेग या फिर बहुत ही जनरल या उसको एम्बिगुअस डिक्लेयर नहीं कर सकते हो जो ऑलरेडी लॉ बना दिया है। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हो जब तक आपको कोई राइट नहीं मिला है, या फिर आप अपने हिसाब से पॉलिसी को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे से 4 लिमिटेशंस है, मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वेग डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, उसको पूरा का पूरा नया पॉलिसी नहीं बना सकते, अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स डिसाइड नहीं कर सकते, ये सब आप डेलीगेटी नहीं कर सकता है। क्लियर है? अब देखो 3 तरह के डेलीगेशंस होते हैं, स्केलेटन, मशीनरी और रिमूवल और डिफिकल्टी क्लॉज। उल्टा चलते हैं। रिमूवल और डिफिकल्टी क्लॉज वाला कौन सा डेलीगेशन होता है? जिसमें बहुत बार जब भी कोई एक्ट बनता है ना, तो एक्ट बनाते टाइम जो पार्लियामेंट एक्ट बनाती है, जब भी कोई बिल बनता है, ठीक है, बिल कोई ना कोई बैठ के तो लिख ही रहा है ना। तो द पॉइंट इज कि जो भी बिल डिजाइन करता है उसको ये नहीं पता होता है कि जब इंप्लीमेंट होगा तब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो छोटा मोटा डेलीगेशन वो नीचे बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी को ऑलरेडी कर देते हैं कि भाई लोगों को इंप्लीमेंटेशन में अगर इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्टी आए तो आप उसको या तो क्लैरिफाई कर देना या छोटा मोटा एक्सटेंशन दे देना। जैसे बार बार एनुअल रिटर्न फाइल करने का या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड होती है ना, दैट इज नथिंग बट रिमूवल और डिफिकल्टी क्लॉज। क्लियर है? उसके बाद मशीनरी टाइप क्या होता है? जो अभी कंपनी में हो रहा है, क्या हो रहा है? जो भी फॉर्म्स बनते हैं, है ना, जो फॉर्म्स होते हैं ना, MGT 7, AOC 4, ये सारा MCA क्या कर रहा है? MCA इसको डिजाइन कर रहा है, पार्लियामेंट में नहीं जा रहा है। सो दैट इज मशीनरी। तो जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, असेसमेंट करना, फॉर्म्स, रिटर्न्स की डेट्स, ये सब जब जो लोअर बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी डिसाइड करती है, उस तरह के डेलीगेशन को अपन मशीनरी टाइप बोलते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन जो है वो क्या है? मशीनरी टाइप है। अगर अपन स्केलेटन डेलीगेशन देखें, देखो स्केलेटन डेलीगेशन अपन यहां पे देखते हैं। हाँ, स्केलेटन डेलीगेशन पढ़ना। In this type of delegation, the legislative power, the enabling statute set out the broad principle and empowers the executive authority to make rules. तुमने देखा बीच बीच में कंपनीज एक्ट के छोटे मोटे रूल्स आते रहते हैं, और रूल्स कैन नॉट ओवर पावर द एक्ट, यू नो दैट, राइट? सो ये जो स्केलेटन डेलीगेशन होता है, इसमें मेजर पावर जो होती है ना वो लेजिस्लेचर के पास होती है। बहुत ही बस छोटे मोटे जो रूल्स बनाने की पावर होती है, छोटा मोटा रूल हो गया, छोटा मोटा अपने कुछ अलाउंसेस दे दिए, तो उस तरह की जो पावर होती है उसको स्केलेटन बोलता है। उसमें आप डेलीगेटी को ज्यादा पावर देते ही नहीं हो, मतलब इसमें मेजॉरिटी पावर पार्लियामेंट के हाथ में रह जाती है। सो दैट इज स्केलेटन डेलीगेशन। ये इंडिया में सिर्फ एक ही चीज में अभी फिलहाल एग्जिस्ट करता है, वो है कौन सा एक्ट? माइंस एंड मिनरल एक्ट, ठीक है। ये जो है इसमें बहुत ही कम लेवल ऑफ डेलीगेशन किया गया है। क्लियर है? बहुत अच्छे से, यस। तो ये क्या हो गए? 3 तरह के अपने अपने डेलीगेशन हो गए। पर आप कैसा भी डेलीगेशन करो, ये बात ध्यान रखना कि आप जो पॉलिसी बना रखी है, किसने? लेजिस्लेचर ने जो लॉ बना रखा है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। आप उसको काउंटर नहीं कर सकते हो, और आप मेन जो लॉ बना रखा है उसके एसेंशियल फीचर्स को नहीं बदल सकते हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। बढ़ेंगे आगे। आखिरी टॉपिक, आखिरी 3 तरह के डेलीगेशन हमने पढ़ लिए, स्केलेटन, मशीनरी एंड रिमूवल और डिफिकल्टी क्लॉज। नाउ डेलीगेशन को कंट्रोल करने के भी 3 तरीके, ठीक है। पहला तरीका क्या है? प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में क्या है? सीधे ही अगर किसी ने नीचे होशियारी बंद करने की कोशिश की, लॉ बदलने की कोशिश की, तो आप क्या कर दोगे? सीधे आप उसको डिसरिगार्ड कर दोगे, ठीक है। आप उसको क्या कर दोगे? डिसरिगार्ड कर दोगे। iPad about to say die। हाँ, अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे? उसको डिसरिगार्ड कर दोगे। मतलब इन शॉर्ट जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, आप उसको, मतलब प्रोसीजरली जो लेजिस्लेचर है ना, वो बोल देगा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी ने जो भी लॉ बनाया है हम उसके अगेंस्ट है और वो डिसरिगार्डेड है। तो प्रोसीजरल जो प्रोसीजर है उसको ही आपने डिसरिगार्ड कर दिया। आ रही बात समझ में? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कुछ क्लास मॉनिटर है कोई, मैंने उसको अगर कुछ पावर्स दिए, ठीक है, और उसने उसकी पावर का गलत इस्तेमाल किया, तो मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया गाइस उसने जो बोला है मैं उसको नहीं मानती हूँ,
तो तुम भी मत मानो। सो दैट इज प्रोसीजरल। लेजिस्लेचर ही अपने 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 लेवल पर मना कर देता है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन क्या होता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है, जिसमें पार्लियामेंट्री कहीं ना कहीं एक एक जो भी डेलीगेटी ने या डेलीगेटी ने जो भी जिस भी तरह के पावर्स का इस्तेमाल किया है, पार्लियामेंट हर पावर का एक्सप्लेनेशन अलग से देती है। ठीक है, हर पावर को प्रॉपरली एक्सप्रेस करती है, या फिर जो भी लॉ बनाएगा उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है कि ये लॉ इस तरह से बनाया गया, ये लॉ इस तरह से बनाया गया। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिसमें पार्लियामेंट स्टेप्स इन, पार्लियामेंट कम्स आउट। जैसे अभी जो 3 फार्म लॉज बने थे, उसमें आपने कहीं पर भी देखा, उसमें आपने कहीं पर भी देखा बिल पास हो गया था, आपने कहीं पर भी देखा कि कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी आई नहीं, पार्लियामेंट वाज कमिंग फॉरवर्ड, आ रही बात समझ में, टू एक्सप्लेन दोज लॉज। क्लियर है? तो दैट इज वन ऑफ अदर वेज ऑफ कंट्रोलिंग द डेलीगेशन। और तीसरा कंट्रोल है जुडिशियल डेलीगेशन। जुडिशियल डेलीगेशन में क्या होता है, जब कोर्ट किसी भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की कोई भी एक्शन जो उन्होंने डेलीगेशन के बियॉन्ड किया है, उसको वो खारिज कर देती है जुडिशरी बॉडी, कोई भी कोर्ट, कि इन्होंने जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है वो गलत है, और हम उनके एक्शन को खारिज करते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर असेसमेंट ऑफिसर ने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया जो नहीं करना चाहिए था, बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर लिया, रेड मार दी, वॉट एवर जो भी किया, ठीक है, अगर ऐसा कुछ किया है तो उस केस में मैं अगर केस कोर्ट में लेके जाती हूँ तो कोर्ट उस डेलीगेशन को रोक देगी। तो बेसिकली 3 तरह के डेलीगेशन हो गए अपने, प्रोसीजरल, पार्लियामेंट एंड जुडिशियल, और हमारा आईपैड भी हो चुका है। ठीक है, यस, डन।